मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है और व्यवसाय से मैं डॉक्टर हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा कि अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे करें, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से कैसे बचें। अभी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी क्या होती है? यह वह बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब 60 साल की उम्र के बाद यह स्वाभाविक है कि हड्डियों में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आधुनिक शहरी जनता में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अकाले समय पूर्वक ही हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आहार पौष्टिक नहीं, जीवन शैली संतुलित नहीं, भोजन में कैल्शियम की मात्रा पूरी नहीं, सूर्य प्रकाश का सेवन नहीं तो विटामिन डी की कमी रहती है, व्यायाम पूरा नहीं तो मांसपेशियां कमजोर तो हड्डियां भी कमजोर। अब कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयां और गोलियां बेशुमार हैं, बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर या तो अच्छी तरह से असर नहीं करती या इतनी अधिक मात्रा में दे दी जाती हैं कि उससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आज इसी बात में विचार करेंगे कि अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे करें, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खराब बीमारी से कैसे बचें और उसके प्राकृतिक नियम क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी की कब जरूरत पड़ती है, कितनी मात्रा में लेनी है और किस प्रकार की दवाइयां लेनी है। अगर बीमारी गंभीर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस की, तो डॉक्टर कौन सी किस समय पे और गंभीर दवाइयां देते हैं। अगर आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए, लिखित जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.foodlifestylebalance.com पे जाइए और आपको लिखित जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी वहीं पे पोस्टेड रहेगा। अब ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि यह वह बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर, खोखली, कैल्शियम की कमी हो जाती है और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी, जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं में 65 साल के बाद शुरू होती है और ये स्वाभाविक रूप से महिलाओं में 65 साल से ऊपर शुरू होती है और पुरुषों में 70 साल से। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा असर हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। 40 साल में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, 60 साल की उम्र में थोड़ी झुकने लगती है और 80 साल में बहुत झुक जाती है। अगर 60 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी बहुत झुक रही है, आपकी लंबाई 1 साल में 1 इंच से ज्यादा घट रही है, तो समझ लो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो रही है और आप सावधान हो जाएं। अब हमारे शरीर में 3 जगह पे हड्डियां हैं जिनका ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत ही असर पड़ता है। उसमें से एक हड्डी तो है कलाई की हड्डी, जिससे रिस्ट फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी जिससे हिप फ्रैक्चर हो जाता है और हमारी रीढ़ की हड्डी जिससे स्पाइन फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर छोटी सी चोट से ये वाली हड्डियां टूट जाती हैं तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और डॉक्टर से इसका डायग्नोसिस या निदान कराना पड़ेगा। अब हमारी हड्डियों का और हमारी मांसपेशियों का पूरा भाईचारा है, गठबंधन है। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो समझ लीजिए हड्डियां कमजोर हैं। इसका रीजन कि जब हमारी मांसपेशियां काम करती हैं तो खून हड्डियों में दौड़ता है, हमारे पौष्टिक तत्व और कैल्शियम और विटामिन डी वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर मांसपेशियां चल नहीं रही तो बराबर मात्रा में पौष्टिक तत्व आपकी हड्डियों पर नहीं पहुंचते। तो समझ लीजिए आप दुनिया भर का कैल्शियम और विटामिन डी खा लीजिए, लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, गतिशील नहीं है, तो आपकी हड्डियां कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस तब होती है जबकि आपका आहार पौष्टिक नहीं और कि आपकी दिनचर्या संतुलित नहीं, उसमें सूर्य प्रकाश का सेवन और व्यायाम नहीं है। अब हमारी हड्डियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व सारी उम्र में बदलता रहता है। सबसे ज्यादा हड्डियों का घनत्व और उनकी ताकत 20 और 30 साल की उम्र में रहती है। अगर 20 या 30 साल की उम्र में आपकी हड्डियां दुरुस्त हैं, घनत्व अच्छा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी नहीं होगी और होगी ही नहीं।
जैसे स्वाभाविक रूप से कैल्शियम 65-70 साल की उम्र के बाद घटता है, वैसे ही चलेगा। तो हमें क्या जरूरी चाहिए कि हमारी हड्डियों की ताकत और घनत्व 20 या 30 साल में पूरा पक्का बना रहे। इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर ये फिक्स डिपॉजिट है तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं होगी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर हमें अपनी हड्डियों की घनत्व बढ़ानी है तो बचपन में ही शुरू करना है। अगर बच्चे को पौष्टिक आहार, प्राकृतिक आहार, शाकाहारी आहार बराबर मात्रा में मिलेगा तो कैल्शियम बराबर आएगा। और अगर वो पूरा व्यायाम बाहर कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश का सेवन कर रहे हैं, तो हड्डियां उनकी मजबूत होंगी। अगर वो हड्डियां मजबूत होंगी बचपन में तो आगे चल के वो फिक्स डिपॉजिट मिलेगा और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं होगी। पर बच्चा अगर घर में दुबका हुआ है, कंप्यूटर और टीवी से जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री का बना खाना खा रहा है, प्राकृतिक खाना नहीं खा रहा, शाकाहारी सब्जियां फल नहीं खा रहा, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस अकाले समय पूर्वक ही हो जाएगी। तो अपनी हड्डियों को पूरा तंदुरुस्त करना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञान चाहिए? यह तो कहा जाता है कि ज्ञान ही समस्या का समाधान है और अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो हमको कम से कम यह ज्ञान होना चाहिए कि ये अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो जाती है। हमारी हड्डियों में हम प्राकृतिक रूप से कैल्शियम कैसे बढ़ाएं, हमारे शरीर में विटामिन डी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर विटामिन डी पूरी मात्रा में शरीर में नहीं है तो हमारी कैल्शियम की मात्रा शरीर में बराबर तरीके से नहीं आ सकती। और अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा, यह हमें जानना जरूरी है। तो उसके लक्षण भी हम आपको बताएंगे। फिर डॉक्टर लोग ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अपन यह बताएंगे कि अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें, कब कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स की या दवाइयों की जरूरत पड़ती है, किस मात्रा में लेनी है, किस प्रकार की लेनी है, और कब ज्यादा गंभीर दवाइयों की जरूरत पड़ती है और कब आपको डॉक्टर के पास उसका निदान कराने जाना है। तो ये वाली सब ज्ञान की बातें हम आज के इस विचार में करेंगे। अब अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल हमारे भोजन में नमक बहुत ज्यादा है। तो आप जितने ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, जितने पैकेट के खाना खा रहे हैं, पोटैटो चिप्स, डोरिटो चिप्स इत्यादि, उनमें नमक बहुत ज्यादा है। अगर शरीर में नमक ज्यादा है तो हमारे गुर्दे या किडनीज वो नमक पेशाब के जरिए से बाहर निकालते हैं और कैल्शियम और नमक दोनों हाथ मिला करके बाहर निकलते हैं। तो समझ लीजिए अगर आपके शरीर से नमक ज्यादा जा रहा है, सोडियम ज्यादा जा रहा है, तो साथ ही साथ कैल्शियम भी चला जा रहा है। तो जितना खाना नमकीन उतना हड्डियां कमजोर। तो अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा बड़ा कारण है कि वजन बराबर नहीं। अगर वजन बहुत कम है, इंसान दुबला पतला है, मांसपेशियों की कमी है, तो भी हड्डियां कमजोर। पर अगर मनुष्य बहुत भारी है, मोटापा है, तो भी मांसपेशियां कमजोर हैं और हड्डियां कमजोर रहेंगी। तो बराबर वजन और बराबर मांसपेशियां होना जरूरी है, जैसे हड्डियां मजबूत रहें। अब अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का तीसरा कारण है हानिकारक पेय पदार्थ और धूम्रपान ज्यादा। तो हानिकारक पेय पदार्थ क्या है? 1 या 2 कप से ज्यादा चाय और कॉफी, और सबसे बुरी हमारी हड्डियों के लिए जो चीज है वो है सोडा ड्रिंक्स। ये सोडा ड्रिंक जितने ज्यादा भूरे रंग के, जैसे कोका कोला और पेप्सी कोला, थम्स अप इत्यादि, उनमें फास्फोरिक एसिड होता है, ये अम्लीय है। जब भी हमारे खाने में पेय पदार्थ और खाना अम्लीय ज्यादा होता है तो हड्डियां उतनी ही कमजोर होती हैं। और यही हाल शराब का भी है। अगर शराब का सेवन ज्यादा है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो अकाले समय पूर्वक ऑस्टियोपोरोसिस का चौथा कारण है कि हमारे खाने में अब अम्लीय पदार्थ बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री का बना हुआ खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। मांस और दूध की मात्रा बहुत ज्यादा है। जितने भी खाद्य पदार्थ हमें प्रकृति से मिलते हैं, शाकाहारी भोजन से मिलते हैं, वो क्षारीय है।
जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट इत्यादि। ये क्षारीय हैं और हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। पर अगर खाने में अम्लीय पदार्थ ज्यादा हैं, जैसे मांस ज्यादा, दूध की मात्रा 1 गिलास से ज्यादा, अगर आपके खाने में दूध 2 या 3 गिलास है, या गहन दूध के पदार्थ हैं जैसे पनीर, चीज इत्यादि, तो वो बहुत ही अम्लीय है और वो हड्डियों को कमजोर करेगा। हमारे आयुर्वेदा में भी यही बताया है कि अगर दूध ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो स्वास्थ्य की संपत्ति को खो देंगे, इसलिए उसका संतुलन रखना बहुत जरूरी है। तो दूसरे अम्लीय पदार्थ हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों के बने हैं, जैसे सफेद चीनी, ज्यादा चीनी और महीन आटा, बेक्ड गुड्स जैसे डबल रोटी, केक, पेस्ट्री इत्यादि, इनसे भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मिठाई ज्यादा, फिर आपको मैंने बताया कि पेय पदार्थ जो जिनमें कॉफी और चाय ज्यादा और सोडा ज्यादा या शराब ज्यादा, तो वो भी अम्लीय ज्यादा होते हैं। इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस इन पदार्थों से ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ हमारे खाने में होते हैं जो हमें जानवर से आते हैं। जरूरत से ज्यादा मात्रा में दूध और मांस, ये दोनों बहुत अम्लीय होते हैं और हमारा शरीर क्षारीय है। तो जब शरीर में ये मांस और दूध के पदार्थ ज्यादा आते हैं तो शरीर अम्लीय हो जाता है और शरीर का क्षारीय संतुलन बनाने के लिए हमारे शरीर हड्डियों में से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्षारीय भंडार है। तो अगर जितना ज्यादा मांस खाएंगे, जितना ज्यादा दूध पिएंगे, तो उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों से निकलेगा और पेशाब के जरिए हमारे शरीर से निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो मांस नहीं खाना, शाकाहारी भोजन ज्यादा खाना है और दूध की मात्रा कम करनी है। यह आपको जान करके बहुत असमंज होगा कि सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस पश्चिमी देशों में होती है, जहां मांस ज्यादा खाया जाता है और दूध की मात्रा भी ज्यादा ली जाती है। अब असमय अकाले ऑस्टियोपोरोसिस का 5वां कारण है एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां। अब एसिडिटी आजकल आधुनिक शहर की जनता की सबसे बड़ी महामारी है, क्योंकि खाना बहुत देर से खाया जाता है, बार बार खाया जाता है, भारी मात्रा में खाया जाता है, तो इससे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और आप देखेंगे कि कई जनता जो है एसिड की दवाइयां लेती है, जैसे पेप्सिड, प्रेलोसेक, ज़ेंटेक इत्यादि इत्यादि। इससे हमारे आमाशय की अम्लीय पाचन रस कम हो जाता है। जब अम्लीय पाचन रस कम हो जाता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और B12 ये सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते, उनका अवशोषण नहीं होता। इससे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप 10 या 12 हफ्ते से ज्यादा टाइम एसिड की दवाइयां लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन की कमी होती है। आपकी नर्व्स को डैमेज हो सकती है, क्योंकि B12 की कमी है। और मसल में गठन, जिसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स, ज्यादा होती हैं। अगर आपको आपकी टांगों की मसल्स में गठन ज्यादा हो रही है तो आप समझ लीजिए आपको मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो आप सावधान हो जाएं अगर आप एसिड रिफ्लक्स की मेडिकेशन ले रहे हैं। तो एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां आपको मसल्स में गठन भी बहुत देती हैं। ये आपके सामने खतरे की घंटी है। अब मैंने आपको बताया कि हमारी मांसपेशियों का और हमारी हड्डियों का आपस में पक्का गठबंधन है। इसीलिए अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको अपनी मांसपेशियां मजबूत करनी पड़ेंगी। सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी से कुछ ना होगा। अब सबसे बड़ा कारण ऑस्टियोपोरोसिस का है विटामिन डी की कमी, क्योंकि हम सूर्य प्रकाश का सेवन करते ही नहीं। हालांकि भारतवर्ष में सूर्य प्रकाश की कोई कमी नहीं, पर यह विडंबना है कि 80% भारतीय लोगों को विटामिन डी की कमी है और 80% विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य प्रकाश से आता है, खास करके सुबह के सूर्य प्रकाश में। अगर आप सूर्य प्रकाश का सेवन सुबह को रोज आधा घंटा या 1 घंटा करेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी कभी न होगी। अब हमें ये भी जानना चाहिए
कि कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिससे हमें कैल्शियम बराबर मात्रा में मिलता है, क्योंकि मांस से तो आपको मिलने वाला नहीं कैल्शियम। कैल्शियम आपको शाकाहारी भोजन से ही मिलेगा। और अगर आपकी दूध की मात्रा बराबर है तो आपको उससे अच्छा कैल्शियम मिलेगा। पर अगर आप दूध 1 गिलास से ज्यादा पी रहे हैं तो ज्यादा फायदा ना होगा। तो अगर आप दूध पी रहे हैं तो 1 गिलास दूध की दही बना के खाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि हाजमे के लिए दही दूध से ज्यादा बेहतर होता है, खास करके एशियन लोगों में, भारतीय लोगों में, क्योंकि उनको लैक्टोस एंजाइम की कमी होती है, लैक्टेस की कमी होती है, इसीलिए दूध से गैस और ब्लोटिंग ज्यादा होती है। अगर दही खाएंगे, छाछ पिएंगे तो लैक्टेस एंजाइम पूरी मात्रा में आएगी और ये बदहजमी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूध का सबसे अच्छा तरीका लेने का है दही और छाछ। अगर 1 कप आप दही पिए खाएंगे तो आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। अगर आप पालक और हरी सब्जियां 1 कप खा रहे हैं, पकी हुई 1 कप खा रहे हैं, तो आपको 150 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। सोयाबीन 1 कप से आपको 175 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। दालों से और फलियों से 100 ग्राम से 100 ग्राम से आपको 200 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। नट्स एंड सीड्स, इसका मतलब बीज और जो नट्स हैं, अगर एक मुट्ठी भर खाएंगे 30 ग्राम तो आपको 80 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। सेसमी सीड्स मतलब तिल, चिया सीड्स सब्जी के बीज और खसखस से 2 चम्मच से, सिर्फ 2 चम्मच से 10 ग्राम से आपको 80 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। अगर आपको अपने बच्चे का कैल्शियम बढ़ाना है तो 2 तिल के लड्डू उनको खिला दीजिए, तो उनको कैल्शियम भी मिलेगा। और गुड़ से, गुड़ के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू, अगर गुड़ ज्यादा गहरे रंग का है तो आपको आयरन भी बहुत मिलेगा और उसमें से फॉस्फेट भी मिलेगा। और कैल्शियम फॉस्फेट हमारी हड्डियों के लिए एकदम दुरुस्त चीज है। तो मजबूत हड्डियां बनानी है बच्चों की, तो 2 तिल गुड़ के लड्डू रोज दे दीजिए। अब हमें दूध कहाँ से मिल रहा है, उस पे निर्भर है कि हमें कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन डी दूध से मिल रहा है कि नहीं। अगर आपका दूध देसी गाय से है, गीर या ब्राह्मण गाय से है, तो वो घास खाती है हरे रंग का और चारा चरती है धूप में, और सिर्फ 4 या 6 लीटर दूध देती है। उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अच्छी है। पर अगर आप दूध पी रहे हैं फार्म की गाय का, जो 60 या 65 लीटर दूध रोज देती है, कभी उसने धूप नहीं देखी और उसके खाने में हरी घास नहीं होती, उसके खाने में सारे फैक्ट्री के बने हुए खाने हैं, तो आपको न कैल्शियम मिलेगा न विटामिन डी मिलेगा। तो आप इस गलत फहमी में न रहिए कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको कैल्शियम विटामिन डी मिल रहा है। आप दूध किस प्रकार का पी रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिल रहा है कि नहीं। अब हमें अपने भोजन से कितना कैल्शियम मिलना चाहिए, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम का सबसे अच्छा तरीका लेने का है कि आप शाकाहारी भोजन से लें, क्योंकि मांस में कैल्शियम नहीं होता। और दूध भी आपको संतुलित मात्रा में ही पीना है। अगर बराबर मात्रा में आपको कैल्शियम चाहिए और हड्डियां मजबूत आपको दूध से करनी है तो दूध की मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपको एक दिन में 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। हमने आपको बताया कि कौन से खाद्य पदार्थ में कितना कैल्शियम है। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको ज्यादा कैल्शियम मात्रा चाहिए, दुगनी चाहिए वयस्क आदमी से। अगर औरत गर्भवती है और दूध बच्चे को पिला रही है तो भी उसको 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है। बड़ी उम्र में 65 साल के बाद कैल्शियम थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का अवशोषण या अब्जॉर्प्शन बड़ी उम्र में कम हो जाता है, क्योंकि आमाशय का जो अम्लीय पाचन रस है वो बड़ी उम्र में कम हो जाता है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा बड़ी उम्र में थोड़ी ज्यादा चाहिए। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रूप से शाकाहारी भोजन से जो आपको कैल्शियम मिलेगा वो सबसे अच्छा कैल्शियम है। उसका अवशोषण और अब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कैल्शियम की गोलियों से इतना अच्छा अब्सॉर्प्शन नहीं होता। अब आप विटामिन डी अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप ही सबसे अच्छा है। आपकी 80% विटामिन डी की जरूरत सूर्य प्रकाश पूरी कर सकता है। 80%, सोचिए
सिर्फ आधा या 1 घंटा सूर्य प्रकाश के सेवन से आपकी विटामिन डी की 80% जरूरत पूरी हो सकती है। बाकी खाद्य पदार्थ से हमें विटामिन डी पूरी मात्रा में नहीं मिलता, खास करके वेजिटेरियन सोर्स से। वेजिटेरियन जो स्रोत है विटामिन डी का वो बड़ा लिमिटेड है, वो सिर्फ मशरूम्स में या यीस्ट जिसको खमीर बोलते हैं उसमें से आता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसी तरह से घी और दूध में विटामिन डी की कमी होती है, पर अगर दूध गलत गाय से आ रहा है तो आपको उसमें से घी और दूध में से भी विटामिन डी नहीं मिलेगा। और विटामिन डी का दूसरा मांस का जो स्रोत है वो एक ही है, कॉड लिवर ऑयल। पर आजकल कॉड लिवर ऑयल की बहुत कमी है क्योंकि कॉड की कमी है, इंसानों ने उन सबको खा लिया है। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य प्रकाश हमें सिर्फ विटामिन डी ही नहीं देता, और कई फायदे देता है। और विटामिन डी सिर्फ हमारी हड्डियां अच्छी नहीं करता, हमारे सारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। तो सूर्य प्रकाश और विटामिन डी मिलकर के हमारे शरीर के लिए बहुत काम करते हैं। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। आप खुद ही जानते हैं कि अगर सर्दी होती है तो जुकाम, खांसी इत्यादि बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति सर्दी में कम हो जाती है। सूर्य प्रकाश की कमी होती है सर्दी में। उन देशों में जिनमें सूर्य प्रकाश नहीं होता उनको यह समस्या बड़ी हो जाती है। दूसरी बड़ी समस्या है कि अगर सूर्य प्रकाश की कमी हो और विटामिन डी की कमी हो तो डिप्रेशन, मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है। दुनिया के वो देश, वो भूखंड जहां पर सूर्य प्रकाश की कमी है, वहां पे सुसाइड भी बहुत ज्यादा होती है और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद विटामिन डी और सूर्य प्रकाश हमारे को शक्ति देता है, जिससे कैंसर भी कम होती है, डायबिटीज भी कम होती है और दिल की बीमारी भी कम होती है। हमारे सूर्य प्रकाश का हार्मोनल बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर है। जब हम सुबह को सूर्य प्रकाश देखते हैं तो आंखों के जरिए वो शक्ति हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और एक जगह का केंद्र बिंदु का जागरण करती है, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस हमारी हार्मोन्स का केंद्र बिंदु है। ये हमारे शरीर की जरूरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। तो वो कौन सी हार्मोन्स हैं जो हमारी सूर्य प्रकाश से जुड़ी हैं? वो है नींद की हार्मोन मेलेटोनिन। अगर आप सुबह को देर से उठते हैं और सूर्य प्रकाश को नहीं देखते या सूर्य की सुबह की रोशनी को नहीं देखते तो मेलेटोनिन की कमी होगी, आपकी नींद कभी गहरी नहीं हो सकती। दूसरा हार्मोन जो है वो है मूड हार्मोन, को सेरोटोनिन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर सूर्य प्रकाश की कमी है तो डिप्रेशन ज्यादा होता है। उसके बाद हमारी ऊर्जा की हार्मोन कॉर्टिसोल का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर आप देखेंगे थायराइड की बीमारी आज बड़ी महामारी है शहरी जनता में, क्योंकि सूर्य प्रकाश का सेवन बराबर नहीं है। और डायबिटीज की महामारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि डायबिटीज को बचाने में भी आपको सूर्य प्रकाश मदद करता है, क्योंकि वो इंसुलिन की शक्ति बढ़ा देता है। तो यह कहना उचित होगा कि सूर्य प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा नारा यह है कि दुनिया में नजारे देखने के लिए तो कई तरह के प्रकाश हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा प्रकाश है सूर्य प्रकाश। तो कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में खून के टेस्ट से नहीं की जा सकती, पर विटामिन डी की कमी अगर हम खून में टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगी। और विटामिन डी अगर आपका लेवल 10 नैनोग्राम पर सीसी से कम है तो आपको विटामिन डी की बहुत अधिक कमी है। अगर 10 से 20 है तो काफी कमी है। और अगर आपके विटामिन डी का लेवल 30 से 50 है, 100 से कम रहना चाहिए, तो आपको विटामिन डी भरपूर है। तो अगर अच्छा विटामिन डी लेवल चाहिए 30 से 50, 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 100 से हमेशा कम रखें, क्योंकि 100 का जो लेवल है उस पे आपको दुष्प्रभाव हो सकता है। तो सूर्य प्रकाश का सेवन हमें कब करना चाहिए? तो वो है सूर्योदय से आधा घंटा बाद,
सूर्यास्त से आधा घंटा पहले। तो आप अपनी परछाई समय देख लें। अगर आपकी परछाई आपसे लंबी है तो सूर्य प्रकाश का सेवन करने का वो बिल्कुल सुरक्षित समय है। तो वो कब होता है? सूर्योदय से आधा घंटे के बाद 1 घंटे के लिए, सूर्यास्त से आधा घंटा से पहले 1 या 2 घंटे के लिए। तो उस समय अगर आप देखेंगे कि आपकी परछाई आपसे लंबी होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब समर या ग्रीष्म ऋतु होती है तो आप सूर्य प्रकाश का सेवन कम समय कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत तीव्र होता है। तो सिर्फ 1 घंटा सुबह के समय, 1 या 2 घंटा शाम के समय। और सर्दियों में आप देखेंगे कि आपकी परछाई दिन के समय ज्यादा लंबी, ज्यादा देर तक रहती है। तो आप विंटर में या सर्दी के मौसम में सूर्य प्रकाश का सेवन ज्यादा समय तक कर सकते हैं। तो कुछ नियम हैं सूर्य प्रकाश लेने के। सूर्य प्रकाश विटामिन डी हमारी चमड़ी में बनाता है और उस सूर्य प्रकाश की किरणों को बोलते हैं यूवीबी रेज। यूवीबी रेज सुबह के समय ज्यादा होती हैं और दिन के समय कम होती हैं, इसीलिए सुबह के समय सूर्य प्रकाश लेना चाहिए। पर क्योंकि चमड़ी में विटामिन डी बनता है, तो अगर आप चमड़ी को ज्यादा ढक देंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो इसके लिए कम से कम 40% आपकी चमड़ी को सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए। इसका मतलब बाहें और टांगे खुली होनी चाहिए, कम से कम बाहें और हाथ। ये अगर सूर्य प्रकाश का सेवन करते हैं बाएं और हाथ, तो आपको सूर्य प्रकाश से विटामिन डी अच्छी तरह से मिलेगा जो कि हमारी चमड़ी में बनता है। पर अगर आप उस पर सन टैन लोशन लगा देंगे तो यूवीबी रेज अपना काम कर ही नहीं सकती, विटामिन डी नहीं बन सकता। पर सुबह और शाम के समय सन टैन लोशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप चिंता न कीजिए, आप काले नहीं पड़ेंगे अगर सूर्य प्रकाश का सेवन सुबह और शाम सुरक्षित समय पर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और कितनी देर तक सूर्य प्रकाश का सेवन करना चाहिए, ये इस पे निर्भर है कि आपकी चमड़ी का रंग क्या है। अगर आपकी चमड़ी का रंग बहुत गोरा है तो 15 या 30 मिनट काफी है। अगर थोड़ा सा गेहुआ रंग है तो 30 से 60 मिनट काफी है। अगर थोड़ा ज्यादा गहरा गेहुआ है तो आपको 1 या 2 घंटे चाहिए। अगर आपकी उम्र बड़ी है तो 1 या 2 घंटे, क्योंकि बड़ी उम्र में चमड़ी में विटामिन डी थोड़ी कम मात्रा में बनता है। अब अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो तो कौन से लक्षण होंगे, इसके बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, सारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, तो आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। अगर आपकी एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा शरीर में कम महसूस हो रही है, काम करने की मर्जी नहीं होती, बैटरी डाउन है, तो समझ लीजिए विटामिन डी की कमी है। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, खास करके गर्भवती स्त्री में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी कमी के दूसरे लक्षण हैं कि और वो आगे बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो आपके नाखून जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसमें सफेद धब्बे आ जाते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं। बाल जो हैं वो गिरने लगते हैं ज्यादा और बालों की कमी होने लगती है, बाल पतले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। पर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत अधिक हो जाए तब ये लक्षण आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी चोट के बाद हड्डी टूट जाती है तो विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत कमी है, तो आपको उसके लिए चेकिंग करानी पड़ेगी। अगर बार बार जुकाम, खांसी, अधिक बीमारियां हो रही है, निमोनिया हो रहा है और आपकी इम्यूनिटी, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो डॉक्टर जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस का निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि खून के टेस्ट से कैल्शियम के बारे में ज्यादा पता नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी हड्डियों में होता है। हमारे ब्लड में सिर्फ 1% कैल्शियम होता है, 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है। इसलिए अगर कैल्शियम का चेक करना है
तो आपको हड्डियों का स्कैन कराना पड़ता है, जिसको डेक्सा स्कैन बोला जाता है। और विटामिन डी का लेवल आप खून के टेस्ट से अच्छी तरह से पता चल जाता है। मैंने आपको बताया, अगर वो 20 से कम है, इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है। 10 से कम है तो बहुत ही कमी है। अगर आपका लेवल 50 और 70 है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर 70 से ऊपर है तो थोड़ा ज्यादा ही है, और आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये डेक्सा स्कैन जो है, डॉक्टर जब ऑर्डर करते हैं तो वो 3 जगह का डेक्सा स्कैन कराते हैं। एक तो आपकी कलाई का, और एक आपकी कूल्हे की हड्डी या हिप का, और तीसरा आपकी रीढ़ की हड्डी का। और डेक्सा स्कैन में वो टी स्कोर को देखते हैं। टी स्कोर का मतलब कि आपके हड्डियों में कितना कैल्शियम है। अगर आपका टी स्कोर -1 है तो आपकी हड्डियां बहुत दुरुस्त हैं, इसलिए हरे रंग में डाला हुआ है। अगर -1 to -2.5 है तो थोड़ी कमी है कैल्शियम की। पर अगर -25 से और भी कम है, -3 है, -3.5 है, -4 है, तो आपको कैल्शियम की बहुत ही कमी है और हड्डी टूटने की आशंका बहुत ही अधिक है। तो किसको डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए? खास करके डॉक्टर, अगर 65 साल की उम्र है औरतों की ज्यादा, और पुरुषों में 70 साल ज्यादा उम्र है, और उनको लक्षण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के, तो डॉक्टर डेक्सा को स्कैन करवाते हैं। पर अगर आपकी उम्र कम है, पर आपको थोड़ी सी चोट से हड्डी टूट गई, या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, और आपको पीठ में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो गई है, स्पंज जैसी हो गई है, तो भी आपका डेक्सा स्कैन होना चाहिए। और अगर आपने बहुत ज्यादा स्टेरॉयड मेडिकेशन ली हैं, जैसे कि अगर आपको दमे की बीमारी है तो डॉक्टर लोग स्टेरॉयड बहुत देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो डॉक्टर कई बार स्टेरॉयड दे देते हैं। फिर कई एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें स्टेरॉयड देना पड़ता है। अगर आपने स्टेरॉयड ज्यादा लिया है अपनी उम्र में तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो छोटी उम्र में ही डॉक्टर उनका डेक्सा स्कैन करा देते हैं। अब अकाले ऑस्टियोपोरोसिस को प्राकृतिक रूप से कैसे हटाना है? हमारा काम यही है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचें, प्राकृतिक रूप से बचें। यह जरूरी है कि हम अपने आहार और जीवन शैली को बदलें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छा आएगा अगर हम दूध संतुलित मात्रा में लेंगे, और दूध का सबसे अच्छा पदार्थ खास करके एशियंस में या भारतीयों में है दही या छाछ। तो 1 गिलास तक ही सीमित रहिए, ज्यादा पिएंगे तो शरीर में अम्लीय मात्रा ज्यादा हो जाएगी और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तभी हमें हमारे आयुर्वेदा ने हमें कहा है कि दूध ज्यादा मात्रा में पिया जाए तो स्वास्थ्य की संपत्ति खो देंगे। सबसे ज्यादा कैल्शियम शाकाहारी खाने में है, शाकाहारी खाने में है, जैसे कि दालें और फलियां, सब्जियां और फल, और नट्स एंड सीड्स। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 चम्मच तिल में आपको 80 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम कैल्शियम तक मिलेगा। तो हड्डियां दुरुस्त करनी है तो एक तिल का गुड़ का लड्डू खा लीजिए, ठीक है? बच्चों को 2 दे दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने का दूसरा प्राकृतिक नियम है कि आप सूर्य प्रकाश का सेवन जरूर करें। 80% आपके विटामिन डी की जरूरत आपको सूर्य प्रकाश से मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हानिकारक पेय पदार्थ से बचें, धूम्रपान कम करें, अपना व्यायाम और योगा रोज के हिसाब से नियमित रूप से जरूर करें, तो आपकी हड्डियां अच्छी रहेंगी। अगर आपकी मांसपेशियां दुरुस्त हैं, मांसपेशियां मजबूत हैं, तो समझ लीजिए आपकी हड्डियां भी मजबूत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिन में 1 घंटा तो व्यायाम किया और योगा किया और बाकी दिन कुर्सी पे बैठे रहे। नहीं, गतिशील होना जरूरी है। आपकी मांसपेशियां सारा दिन चलनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का काम करते हैं तो हर 1 या 2 घंटे में उठ करके गतिशील रहिए। अब जब भी डॉक्टर को शक होता है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो आपको वो कैल्शियम और विटामिन दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव
आपके शरीर पे पड़ेगा। तो ये हाई डोज मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम क्या होता है, अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और 1000 से 1500 मिलीग्राम रोज ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप कैल्शियम जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। 500 मिलीग्राम से कैल्शियम रोज आपको जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर पर नुकसान पड़ेगा और मैं बताऊंगी आपके इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। विटामिन डी भी सबसे अच्छा तरीका लेने का है, 1000 यूनिट से ज्यादा रोज ना लीजिए। अगर आप 4 या 10,000 यूनिट ले रहे हैं हर रोज तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा ये आप इतना डोज नहीं ले सकते। 10,000 यूनिट पर वीक और 60,000 यूनिट्स जो कि सनराइज विटामिन डी दिया जाता है हर महीने में, वो हानिकारक है क्योंकि इससे ब्लड लेवल कुछ दिन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो आपके लिए हानिकारक है। तो अगर आप कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपका हाजमा बिगड़ सकता है क्योंकि ये आमाशय में खास करके कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आमाशय में बैठ जाता है, बहुत धीरे हजम होता है, बदहजमी हो जाती है और कब्जी बहुत ज्यादा होती है। समझ लीजिए कैल्शियम क्लोराइड चाक पाउडर ही है और कुछ भी नहीं। और अच्छे से अच्छा कैल्शियम का प्रिपरेशन दवाई जो हमारे लिए ठीक है वो है कैल्शियम सिट्रेट। इसके बारे में आगे बताऊंगी। अगर कैल्शियम क्लोराइड बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपको गुर्दे में पत्थरी की बीमारी भी हो सकती है और आपके जो रक्त की नालियां हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, तो आपकी जो दिल के ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा ज्यादा उसमें कैल्शियम बैठ जाएगा, तो इसीलिए कैल्शियम की मात्रा ज्यादा लेना ठीक नहीं। अगर विटामिन डी की मात्रा बहुत ले रहे हैं जैसे 10,000 यूनिट ले रहे हैं, 5,000 यूनिट रोज ले रहे हैं, सनराइज विटामिन डी ले रहे हैं, तो उससे आपको कई लक्षण हो सकते हैं जिससे पता चलेगा आपको कि विटामिन डी की मात्रा शरीर में ज्यादा है, जैसे कि मितली आना, चक्कर आना, दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, शरीर में ताकत नहीं, शक्ति नहीं, भूख प्यास बहुत लग रही है और बहुत ज्यादा पेशाब करने जा रहे हैं। इसका मतलब कैल्शियम का लेवल भी शरीर में बढ़ रहा है क्योंकि विटामिन डी का एक काम है कि शरीर में कैल्शियम बढ़ाए। तो सबसे अच्छा सुरक्षित कैल्शियम का सप्लीमेंट क्या है, कैल्शियम की दवाई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बोला नेचुरल प्लांट फूड्स का मतलब शाकाहारी भोजन कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, सोर्स है। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो सबसे अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है कैल्शियम सिट्रेट 500 मिलीग्राम, क्योंकि ये आप शरीर दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा पाचन शक्ति की जरूरत नहीं है। पर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बहुत ही जम जाता है जाकर के पेट में और उसको हजम करना बहुत मुश्किल है, उसको खाने के साथ ही लेना। हमारे शरीर की विटामिन डी की जरूरत 80% सूर्य प्रकाश पूरी कर सकता है और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में सूर्य प्रकाश की कोई कमी नहीं, फिर भी 80% शहरी जनता में विटामिन डी की बहुत कमी है। ये हमें अंतरराष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस संघ ने बताया है, ये सत्य है। तो आप देखेंगे कितने शहरी जनता आजकल, कितनी शहरी जनता आजकल विटामिन डी के ऊपर निर्भर है, विटामिन डी की गोलियां लेते हैं, जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाश का सेवन कीजिए, आपकी विटामिन की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो सेफ डोज क्या होना चाहिए आपके विटामिन डी की गोली का? मैंने जैसे आपको बताया 800 से 1000 यूनिट हर दिन में, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो बड़े ध्यान से लेना है, कुछ समय तक लेना है, खास करके 10,000 यूनिट और 60,000 यूनिट जो आजकल डॉक्टर बहुत मात्रा में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सनराइज विटामिन डी इत्यादि, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं क्योंकि उनसे कई बार ब्लड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा ब्लड लेवल 50 से 70 तक रहना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए क्योंकि आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम था, तो डॉक्टर को उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि आपके शरीर का लेवल तो बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ये देखना जरूरी है। तो कितना लेना चाहिए विटामिन डी? मैंने आपको बताया सबसे सेफ तरीका है आपको विटामिन डी 1000 यूनिट का, ठीक है। तो अगर आप 5000 यूनिट ले रहे हैं तो आपको अपना ब्लड लेवल देखना पड़ेगा कि जरूरत से ज्यादा तो नहीं मिल रहा, आप 30 और 50 और 70 की रेंज में ही रहना चाहिए। अब दो तरह के विटामिन डी हमारे
बाजार में मिलते हैं, विटामिन D2 और D3। तो D3 जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, इससे ब्लड लेवल ज्यादा अच्छा बढ़ता है, इसलिए ज्यादा करके डॉक्टर D3 देते हैं। पर कई लोग D3 नहीं लेना चाहते क्योंकि D3 ज्यादा से ज्यादा हमें जानवरों से मिलता है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि D3 की जो गोलियां होती हैं वो हमारे को भेड़ के तेल लैनोलिन से मिलती हैं। तो भेड़ के तेल से जो वूल निकलती है उसमें से जो तेल निकाला जाता है, उससे विटामिन D3 उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, उससे विटामिन D3 बनता है। दूसरा विटामिन डी का जो स्रोत है वो है कॉड लिवर ऑयल, पर आजकल कॉड की बहुत कमी है तो कॉड लिवर ऑयल इतना नहीं मिलता, पर ये सारे हमें जानवरों से मिलते हैं। और कई लोग हैं जो जानवरों की कोई चीज नहीं खाना चाहते, तो उनको विटामिन D2 मिलता है जो कि मशरूम से मिलता है। हाँ? मशरूम से मिलता है या खमीर से मिलता है। और क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनको वीगन विटामिन D3 मिले, तो वीगन विटामिन D3 पे अब बहुत ज्यादा शोध हुई है और अब विटामिन D3 वीगन का सोर्स जो है वो एल्गी जो हमारे पानी में उगते हैं उनसे बनाया जा रहा है। तो एल्गी से अब वीगन विटामिन D3 बन रहा है, जिसको या तो ऑलिव ऑयल में डालते हैं या नारियल के तेल में डाला जाता है। अब सबसे अच्छा विटामिन D3, हमें जो सूर्य प्रकाश से विटामिन मिलता है वो भी विटामिन D3 होता है। तो सबसे अच्छा विटामिन डी कौन सा है? D3। इसीलिए आजकल वीगन विटामिन D3 भी बन रहा है। हाँ? तो D3 जब हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है तो हमारे शरीर में कम से कम 3 महीने तक जमा रहता है। उसकी हाफ लाइफ 6 वीक है। 6 हफ्ते के बाद उसका लेवल आधा होता है। तो समझ लीजिए सबसे सुंदर तरीका शरीर में विटामिन D3 लाने का है सूर्य प्रकाश। उसके बाद गोलियां। अगर D3 की गोली खा रहे हैं तो आपका लेवल, खास करके अगर ज्यादा गोली खा रहे हैं, 10,000, 5,000, 60,000 यूनिट ले रहे हैं, सनराइज विटामिन D3 ले रहे हैं, तो आपका लेवल कई बार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका आपके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। फिर अगर आप विटामिन D2 ले रहे हैं तो आपके शरीर में लेवल ज्यादा नहीं बनेगा और बहुत ही कम समय तक रहेगा। तो D3 बेहतर है, पर सबसे बेहतर जो है, सबसे सुरक्षित और अच्छा विटामिन D3 हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है। क्योंकि आप कितना भी विटामिन D3 सूर्य प्रकाश से बनाएं, आपको जरूरत से ज्यादा डोज शरीर में आ ही नहीं सकता। लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा क्योंकि वो हमारे लिवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। अब अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हुई तो आपका डेक्सा स्कैन बताएगा कि वो -2.5 से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, -3 या -4 है। जब डेक्सा स्कैन इतना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो डॉक्टर न कि सिर्फ विटामिन डी देते हैं, आपको D3 देते हैं, पर साथ ही साथ कैल्शियम भी देते हैं और बहुत गंभीर दवाइयां देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शरीर के लिए भारी पड़ती हैं और उनके दुष्प्रभाव भी ज्यादा होते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप प्राकृतिक रूप से अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाएं, जैसे कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस इतनी गंभीर स्टेज तक न पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना है? बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्राकृतिक शाकाहारी भोजन ज्यादा मात्रा में खिलाएं, उनको सूर्य प्रकाश का पूरा सेवन कराएं, वो बाहर ही व्यायाम और गतिशील रहें, तो उनके शरीर में बराबर विटामिन डी आएगा, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और उनको कैल्शियम ज्यादा मिलेगा शाकाहारी भोजन से, और उनकी हड्डियों की शक्ति और हड्डियों का घनत्व 20 और 30 साल की उम्र में बहुत अच्छा रहेगा। वो फिक्स डिपॉजिट उनको आगे तक ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देगा। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस आपको लग रहा है कि होना शुरू हुई है, तो ज्यादा ध्यान दें कि आप शाकाहारी भोजन खा रहे हैं और बराबर मात्रा में खा रहे हैं। ठीक है? तो मांस से आपको कैल्शियम ना मिलेगा और विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी अगर आपको लेना है तो सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन डी आपको सूर्य प्रकाश से मिलेगा। अगर विटामिन डी और कैल्शियम बराबर मात्रा में आपको अपनी हड्डियों तक पहुंचाना है तो मांसपेशियों को दुरुस्त रखना है।
मांसपेशियों को दुरुस्त रखना है, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों तक पहुंच सके। सूर्य प्रकाश सेवन का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, सूर्योदय से आधा घंटा बाद 1 घंटे के लिए कम से कम। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने की पूरी कोशिश करें, हानिकारक पेय पदार्थों से बचें, धूम्रपान ज्यादा न करें। सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको अपने कैल्शियम लेवल को बनाए रखना है तो नमक के पदार्थ ज्यादा न खाएं, खास करके ये बाजारी नमकीन, फरसाण, पैकेट के खाने, पोटैटो चिप्स इत्यादि इत्यादि। एसिड रिफ्लक्स की दवाइयों से बचें। जब ये दवाइयां बनाई गई थी तो डॉक्टरों को ये अच्छी तरह से समझाया गया था कि 10 से 12 हफ्ते से ज्यादा ये दवाइयां मरीज को न दें, लेकिन आजकल ये दवाइयां वैसे ही मिल जाती हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि बस ले लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दवाइयां सबसे घातक दवाइयां हैं। आपको अगर अपना एसिड रिफ्लक्स ठीक करना है तो प्राकृतिक नमूने से, प्राकृतिक तरीके से 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको पूरी जानकारी वेबसाइट पे दी है www.foodlifestylebalance.com। वहां पे लिखित जानकारी भी है और आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में वीडियो भी है कि आप एसिड रिफ्लक्स की बीमारी से प्राकृतिक तरीके, प्राकृतिक समाधान से कैसे पूरी तरह से बच सकते हैं और उसको पलट सकते हैं। तो संक्षिप्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि सूर्य प्रकाश ही हमारी प्राण शक्ति का आधार है, सारे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का आधार है। इसी से हमें पौष्टिक संतुलित आहार मिलता है और जीवन शैली संतुलित होती है। मेडिकल साइंस की रिसर्च शोध ने यह बताया है कि विटामिन डी जो हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है वो तो निःशुल्क है, मुफ्त है। यह सिर्फ एक विटामिन नहीं है पर एक सुपर हार्मोन है, हमारे शरीर की हर कोशिका में बैठा है और हमारी प्राण शक्ति का आधार है। तो यह न हमारी सिर्फ हड्डियों को तंदुरुस्त करता है, हमारी मांसपेशियों को सशक्त करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमें जीवाणु कीटाणु से बचाता है और विटामिन डी कई तरह की आधुनिक बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो मैं कहती हूँ अपनी सुबह की दिनचर्या को सूर्य प्रकाश से ही शुरू कीजिए और अपनी प्राण शक्ति का उद्धार कीजिए। नमस्कार।